हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है वो बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। और कल यानी कि 31 जनवरी को निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है, उनके द्वारा जो है वो 2024-25 का जो है आर्थिक समीक्षा जो है वो संसद के दोनों सदनों में जो है वो पेश हुआ है। आर्थिक समीक्षा यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो ये हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता चलना चाहिए कि देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सर्वे हुआ है, ठीक है, किस किस मुद्दे पर क्या क्या फैसला होने वाला है, क्या क्या आर्थिक समीक्षा होने वाली है। और फाइनल बजट जो आज जो पेश होगा आज यानी कि 1 फरवरी को आने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ इससे इंक्लूड किया जाएगा। तो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया जो है वो आर्थिक समीक्षा और रोजगार, ठीक है, रोजगार और साथ ही साथ निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया है, ठीक है। और आज जो है यानी कि 1 फरवरी को बजट जो है वो आज आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं और आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 का है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। वित्तीय अनुशंसा, स्थिर खपत और सरकारी खर्च के संतुलित प्रबंधन से इसे मजबूती मिल रही है। इसके साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष 23-24 में जीडीपी 6.4% पर रहने की उम्मीद है, जो पिछले 4 साल के निचले स्तर पर है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए 2 दशक तक 8% की दर से बढ़ने की जरूरत है। यानी कि अगर विकसित देश बनना है यानी कि डेवलप कंट्री के श्रेणी में आना है, अभी तो डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में है, डेवलप कंट्री की श्रेणी में अगर आना है, जिस तरह से अमेरिका जो है वो डेवलप कंट्री है, उसी तरह से अगर भारत को डेवलप कंट्री की श्रेणी में आना है तो अगले 2 दशक तक यानी 2047 तक करीब करीब हर साल जो है वो 8% की दर से उसको बढ़ना होगा, तब जाकर जो है वो डेवलप कंट्री की श्रेणी में जो है वो आएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश दर को मौजूदा 31% से बढ़ाकर जीडीपी का 35% करना होगा। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में 35% से बढ़ाकर उसे 35% करना होगा, ठीक है। साथ ही एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरती प्रौद्योगिकी में निवेश की जरूरत होगी। यानी कि अब हमें अपडेट के साथ जो है उस पर भी इन्वेस्ट करना होगा, जैसे एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या जैव जैव प्रौद्योगिकी जैसे जो भी इस पर जो है वो हमें निवेश करने की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। विनिर्माण क्षेत्र को और विकसित करना होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यानी कि जो विनिर्माण जो भी क्षेत्र है उसका और विकसित करना, इस पर भी जरूरत है। देश को वर्ष 2030-32, ठीक है, ठीक है, समीक्षा करना होगा। देश को वर्ष 2030-32 तक सालाना जो है वो 78.5 लाख नई गैर कृषि नौकरियां पैदा करनी होगी। गैर कृषि यानी कृषि क्षेत्र से हटकर दूसरे और क्षेत्रों में करीब करीब 78.5 लाख जो है वो नौकरियां जो है वो पैदा करनी होगी, तब जाकर 100% जो है साक्षरता हासिल करना होगा, ठीक है। यानी सभी लोग 100% सभी लोग पढ़ाई करें, कोई भी ऐसा पढ़ाई से वंचित ना रहे। शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचों को और मजबूत करना होगा। यानी कि जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग डिप्लोमा लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जितने भी शिक्षा संस्थान से जुड़े हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, ठीक है।
जैसे कि ऑनलाइन वहाँ पे पढ़ाई गुणवत्ता बढ़ाने से मतलब है कि जैसे कि आज गांव के स्कूल में अभी भी बहुत जगह जो है ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको अपग्रेड करके जो है वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया जाए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जाए, ताकि हर एक चीज़ का जो है वो स्टूडेंट्स को जो है अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए, स्टडी जो है और एडवांस कर दिया जाए। तो इस तरह से होगा तो फिर इस जो कदम है और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। शनिवार को वित्तीय मंत्री संसद बजट पेश करेंगी, ठीक है। यानी निर्मला सीतारमन, देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर है, निर्मला सीतारमन जो यानी वित्त मंत्री आज यानी 1 फरवरी को जो है वो संसद में जो है बजट पेश करेंगी। आर्थिक समीक्षा की अगर बात करें, और हाँ, आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.8% तक रहने की जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा की बात करें शॉर्ट में एक बार फिर से, तो विकसित भारत के लिए 2 दशक तक 8% की वृद्धि दर की जरूरत है, जो मैंने अभी बताया, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो विकसित भारत के लिए यानी डेवलप अगर कंट्री बनना है तो अगले 2 दशक तक यानी अगले 20 सालों तक जो है 8% की दर से वृद्धि दर होना चाहिए, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी जो है 6.4% रहने का अनुमान जो है वो 4 साल में सबसे कम है, ठीक है। भारत को निर्यात बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा, यानी कि निर्यात बढ़ाने, एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, देश के बाहर जो है वो सामान भेजने में, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा, ठीक है, दोगुना करना होगा, जितना भी हो रहा है उससे और डबल करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ कॉरपोरेट सेक्टर, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें उच्च स्तर की सामाजिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विवेकपूर्ण नीति प्रबंधन और घरेलू बुनियादों सिद्धांतों को मजबूत करना होगा, ठीक है। मैंने इस तरह की चीजें, समीक्षा का मतलब होता है बजट से पहले जो है ये सत्र होता है संसद में, और ये जो समीक्षा आता है इसमें मतलब कि बोला जाता है कि ये चीज होना जरूरी है, इस पॉइंट पर काम करना जरूरी है, तब जाकर जो है वो देश जो है वो प्रगति की राह पर चलेगा, जो हम अपना टारगेट है वो हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और देश में महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक यानी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये भी बोला जा रहा है कि वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण, ठीक है, वैश्विक राजनीति, ठीक है, देश मतलब पूरे देश की अगर राजनीति की बात करें, वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो, या और आर्थिक अस्थिरता के कारण जो है महंगाई के जोखिम अभी भी बने हुए, यानी महंगाई जो है अभी भी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें महंगाई को प्रभावित कर सकती हैं। देश को दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दलहन, तिलहन, टमाटर और प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल फसलें उगाने की जरूरत है, ठीक है। समीक्षा के अनुसार 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी, जो वित्तीय वर्ष 2024 में यानी कि अप्रैल दिसंबर की बात करें इसमें 4.3% हो गए, जो समग्र खाद्य मुद्रास्फीति से 4.1% कम है, ठीक है। तो जलवायु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार जो है उत्पादन करना जो है ये जरूरी है, उगाना जरूरी है, ठीक है, तब जाकर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता दिखेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 की अगर हम लोग बात करें तो देश में व्यापार और निवेश को तेजी से बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को लागू करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को उन बाधाओं को दूर करने के लिए नीतियां बनानी होगी जो व्यापार और निवेश में रुकावट डालती है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 का मतलब है कि अगर आप किसी तरह का व्यापार करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं पे भी, किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है जो बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ईजी करे, ठीक है, उसको हटा दे और सारा प्रोसेस को ईजी कर दे। मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया या लैंड अलॉटमेंट हो गया, सभी प्रोसेस को ईजी कर दे ताकि जो है बिजनेस हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, ताकि वहाँ की तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसीलिए बोला जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को लागू करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
भारत को वैश्विक स्तर पर खुद को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, ठीक, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में उतरना होगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा, जो वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है उन सभी चीज़ों को अपनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। एआई की बात करें तो एआई से जॉब पर संकट हो सकता है, सरकार इस पर कदम जो है उठाए। यानी कई जगह ऐसे हैं जहां पर जो है मैन वर्क की ज़रूरत है, जहां पर लोग काम करते थे। अब एआई के आ जाने से क्या होगा कि जहां पर 10,000 लोग काम कर रहे हैं वहां पर मात्र 1,000 के काम करने से काम हो जाए, बाकी 9,000 का काम जो है एआई के जरिए, रोबोटिक्स के जरिए हो जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब पर संकट हो सकता है, यानी 9,000 का जो है वो लोगों का जो है वर्क जो है वो यहाँ पे छीन जा रहा है। इसी तरह से हर एक सेक्टर में अगर एआई आ जाएगा या रोबोटिक्स हो जाएगा तो इस पर जॉब पर जो है संकट हो सकता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जॉब पर एआई का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जाएगा, लेकिन भारत पर इसका असर ज़्यादा होगा क्योंकि भारत की आबादी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। भविष्य की आर्थिक नीतियां नए रोजगार पैदा करने और निवेश को बढ़ावा देने वाली बनानी होगी। ठीक है, अगर हम लोग एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई तो नियमों में सुधार की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों एमएसएमई के लिए नियामकीय बोझ कम करने पर जोर दिया गया है। भारत को जिस तीव्र आर्थिक वृद्धि की जरूरत है वह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारों जैसे सुधारों को लागू करना जारी रखे, जो एमएसएमई को कुशलतापूर्वक चलाने और किफ़ायती ढंग से प्रतिस्पर्धा करने दे। ठीक है, अच्छे बजट की उम्मीद है बाजार गुलजार को। ठीक है, आर्थिक समीक्षा से वृद्धि तेज करने वाला बजट आने का अनुमान लगाने से बाजार को समर्थन मिला है। बीएसई सेंसेक्स 740.76 अंक की बढ़त के साथ 77,500.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 846.15 अंक तक चढ़ गया था। वहीं निफ्टी भी 258.90 अंक की बढ़त के साथ 23,508.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 297.3 अंक तक चढ़ गया था। ठीक है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में तय हो चीनी और नमक। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों, चीनी, नमक और संतृप्त वसा की मात्रा को तय करने का आह्वान किया गया है। मंत्रालय में खाद्य पदार्थों पर चेतावनी वाले लेबल को अपनाने और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले खाद्य पदार्थ पर सख्त खाद्य पदार्थों पर सख्त विपणन प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है। ठीक है, उसके बाद 6.29.56 अरब डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार। भारत को विदेशी मुद्रा भंडार 5.57 अरब डॉलर बढ़कर 629.56 अरब डॉलर हो गया है, जो 10.9 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है और देश के 90% बाहरी खर्च को कवर कर सकता है। यह मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, कम वेतन अर्थव्यवस्था के लिए अधिक खतरा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कंपनियों के लाभ में वृद्धि वेतन के अनुरूप होनी चाहिए। दोनों के बीच अधिक अंतर मांग को प्रभावित कर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। सकल मूल्य वर्धित में श्रम की हिस्सेदारी
मामूली बढ़ी है, लेकिन कॉरपोरेट मुनाफे में असमान वृद्धि हुई है, जो आय असामान्य असमानता को जो आय असमानता को लेकर चिंता है। हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम स्वास्थ्य पर भारी है। ठीक है, ये भी बोला गया। सप्ताह में 70 से 90 घंटे तक काम करने को लेकर जारी बहस के बीच आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि हफ्ते में 55 से 60 घंटे से अधिक काम करने का सेहत पर प्रतिकूल असर हो सकता है। डेस्क पर लंबे समय तक वक्त बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जो व्यक्ति डेस्क पर प्रतिदिन 12 घंटे या उससे अधिक समय बिताता है तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर घर में बैठकर डेस्क पर या काम कर रहे हैं, ऑफिस में जाकर लंबे समय तक काम कर रहे, 12 घंटे से अधिक बैठ रहे हैं, तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बोला जा रहा है कि 55 से 60 घंटे जो है वो अधिक काम करने की जरूर मतलब इससे ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, हफ्ते का आंकड़ा लगाया गया है। तो ये था बजट सत्र शुरू हुआ, तो बजट आज पेश हो जाएगा। 1 फरवरी को है, आज 1 फरवरी है, तो शाम तक बजट आएगा तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे आज मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। आई होप आपको सभी जानकारियाँ इसमें मिल गई होंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसके बारे में पता चल सके। आर्थिक समीक्षा सभी को पता चल सके, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सभी को पता चल सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।